हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया है आप सब? तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। आज हम CUET के सिलेबस फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या हमें इस CUET सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके फॉर्मूले क्या होंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके CUET एग्जाम्स के लिए, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम पहला टॉपिक समझ रहे हैं। पहला टॉपिक क्या होगा आपके सिलेबस का? फर्स्ट टॉपिक सेकेंड चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा? अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, किसकी वजह से जनरेट हुआ? इस पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, और इन्फिनिटी पर क्या रखा है? एक टेस्ट चार्ज रखा है। इन्फिनिटी पर क्या रखा है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q नॉट से डिनोट करते हैं। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव इन नेचर होता है। हम चाहते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को जो इन्फिनिटी पर रखा है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट A पर ले आए। कहां ले आए? पॉइंट A पर ले आए। तो इस पॉइंट A तक लाने के लिए इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को कहां तक लाने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट A तक लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन क्या कहलाएगा? वो वर्क डन कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट A। तो हम कह सकते हैं कि A पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट A। यानी इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन क्या होगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। यूनिट क्या हो जाएगी सर? जूल पर कूलाम हो जाएगी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो वोल्ट इज द यूनिट। वोल्ट क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके जस्ट अगला वाला पॉइंट देखिए, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या हो गया? ये चार्ज कहां आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। ये टेस्ट चार्ज कहां आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट A पर आ गया। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट जो है, वो टेस्ट चार्ज जो है, वो पॉइंट B तक ले आए। कहां रखा है? इन्फिनिटी से कहां ले आए? पॉइंट A पर ले आए। हम चाहते हैं फील्ड के अंदर इसको हम पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करा दें। क्या करा दें? मूव करा दें, शिफ्ट करा दें। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स, वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या करना है? शिफ्ट करना है पॉइंट चार्ज को। तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन शिफ्टिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करने के लिए तो VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट। WAB क्या है? वर्क डन। कहां से कहां तक? A से B तक। VA क्या है? A का पोटेंशियल। B क्या है? VB क्या है? पॉइंट B का पोटेंशियल। तो पॉइंट A और पॉइंट B का जो पोटेंशियल होगा उसी को तो क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पॉइंट A तक लाने में इन्फिनिटी से कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, जिसको हम VA कहते हैं, और इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाते तो कुछ वर्क डन करना पड़ता है, जिसको VB कहते। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, वर्क डन का जो डिफरेंस होगा, वही क्या होगा? वही होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज याद रखिएगा, अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 0। ऐसा माना गया है कि अर्थ का पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ये क्लास 11th के ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से रिलेट करता है। अगर आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन जो चैप्टर नंबर 8 है वो अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो भैया ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा पॉइंट Q, पॉइंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है।
इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P का पोटेंशियल R डिस्टेंस पर कितना होगा, इसे ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्योंकि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है। पॉइंट Q चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से जो एक पॉइंट चार्ज है, कहां पर, पॉइंट P पर क्या बन रहा है, जो R डिस्टेंस पर है, क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्या होगा, Q अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, या फिर इसी को कुछ लोग लिख देते हैं K Q अपॉन R। ये भी सही है, ये भी सही है। तो याद आया। अब देखिए, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर समझ में कम आएगा, कम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, ये था K Q अपॉन R स्क्वायर, और ये क्या है, K Q अपॉन R, क्या है, K Q अपॉन R। तो आप कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R इंटू 1/R, या फिर E इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ये क्या है, इट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का, मान लीजिए यहाँ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएगी, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या रिलेशन होगा, E इज इक्वल्स टू V अपॉन R होगा, या फिर V इज इक्वल्स टू E इंटू R होगा। इसी को हम डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखें तो E इज इक्वल्स टू dV अपॉन dr लिखा जाता है, जो नेगेटिव साइन के साथ आता है। नेगेटिव साइन क्यों लगा, डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, R बढ़ेगा E कम होगा, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आया। और ये जो dV अपॉन dr है, इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। समझ में आया, फिर से बोल रहा हूं एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उसका नेगेटिव होगा। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, एज इट इज पेपर में आ सकती है, स्टेटमेंट याद रखना है आपको। चलिए अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहा जाता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है इस टॉपिक को। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, कई सारे चार्जेस का सिस्टम है, यहाँ पर कई सारे चार्जेस हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए इन सभी चार्ज की वजह से, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए इन सभी चार्ज की वजह से। तो आप कहेंगे भैया इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिए, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इन सभी चार्जेस की वजह से उस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालिए और सभी का एल्जेब्रिक सम कर लीजिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि कोई नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लगा दीजिए, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस रख करके सॉल्व कर लीजिए, और वो उस पॉइंट पर पूरे सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? यानी आप क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा भैया, किसी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस। सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका सम कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे सिस्टम की वजह से पता चल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। क्या था फॉर्मूला, इक्वेटोरियल पोजीशन था, एक्सियल पोजीशन था, एक्सियल पोजीशन पर टू पी अपॉन आर क्यूब था। क्या था, E इज इक्वल्स टू K 2p अपॉन आर क्यूब था, और ये एक्सियल पर था। और इक्वेटोरियल पर क्या था, इक्वेटोरियल पर K p अपॉन आर क्यूब था।
तो यहां पर भी डाइपोल होगा, डाइपोल की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां पर हम कितने पॉइंट पढ़ेंगे, 3 पॉइंट पढ़ेंगे। कौन कौन से, पहला पढ़ेंगे एक्सियल, जो यहां पर भी हमने पढ़ा था। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ते हैं क्या, इक्वेटोरियल। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पर हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। तो एक्सेल के लिए फॉर्मूला देखिए, एक्सेल के लिए क्या होता है, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा यहां पर इसके लिए 2P अपॉन R क्यूब होता है, यहां पर P अपॉन R स्क्वायर होता है। क्या होता है, P अपॉन R स्क्वायर होता है। और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। और किसी भी रैंडम पॉइंट पर आपको निकालना है तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कर दीजिए, P cos थीटा कर दीजिए, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर कर दीजिए, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर कर दीजिए। ये रैंडम फॉर्मूला है, आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर चाहें यहां से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। यहां तक तो ठीक था, एक्सियल तो याद रखना ही रखना है। इक्वेटोरियल पर क्या होता है, 0 होता है, इक्वेटोरियल पर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और एक्सियल पोजीशन किसी भी पॉइंट पर निकालना हो तो P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर कर देना है। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट पर, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से या फिर सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, कोई एक ऐसा सरफेस जहां के जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, बराबर हो, ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्विपोटेंशियल यानी हर जगह पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट, वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज from one point to another point in an equipotential surface is 0। क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल बराबर है। अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है तो इनके बीच में अगर वर्क डन माइनस बाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। इसी वजह से ये 0 होता है। तीसरा पॉइंट, 3 प्रॉपर्टीज याद रखना है आपको। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट भी याद कर लीजिए कि जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत क्लोज होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पर ये दूर दूर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जैसे ये सारी प्रॉपर्टीज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले में भी पढ़ा था, ठीक है ना। सारी प्रॉपर्टीज वही है। अगर आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। दैट्स इट। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मान लो हमारे पास ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को हम क्या ले आए, कोई दूसरा चार्ज इसके नजदीक ले आए। जब दूसरा चार्ज ले आएंगे नजदीक तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अब यहां पर देखो यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं है, अब यहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, किसी रैंडम चार्ज की बात कर रहे हैं। यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, फील्ड के अंदर लाते तो क्या बनता, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन वहां से यहां तक वर्क डन करना पड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट टू चार्ज सिस्टम। कौन सा सिस्टम, जब 2 पॉइंट चार्ज से सिस्टम बनेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
Q1 Q2 अपॉन R क्या होगी, Q1 Q2 अपॉन R। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है टू चार्ज सिस्टम का। याद करिए, इसी तरह से कुछ फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। यहाँ पे R स्क्वायर नहीं है, सिर्फ R है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दें तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने, PE sin थीटा होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, PE cos थीटा होता है, वो भी नेगेटिव में होता है, PE cos थीटा। तो कह सकते हैं P डॉट E लगेगा, क्या लगेगा, P डॉट E, नेगेटिव ऑफ P डॉट E, क्या लगेगा, नेगेटिव ऑफ P डॉट E लगेगा, P डॉट E लगेगा, ठीक है, क्योंकि cos थीटा है, sin थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अब भैया ये बताइए, अगर हम कोई सब्सटेंस है, कोई सेंसिटिव मटेरियल है, उस सेंसिटिव मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको दिक्कत आ सकती है, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं। हम चाहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखें लेकिन उस पर कोई फोर्स ना लगे। हम चाहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे लेकिन उस पर कोई फोर्स ना लगे। यानी हम क्या करना चाहते हैं, उस सेंसिटिव मटेरियल को किसी बॉक्स में कवर कर दें, कुछ इस तरीके से बॉक्स में कवर कर दें कि उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क ना पड़े। तो अगर ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक से उसको बचा लिया, शील्ड कर दिया, बचाव कर लिया। तो मान लेते हैं कि भैया ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे होता होगा देखिए, समझते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई क्लोज्ड कंडक्टर रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रख दें, कोई क्लोज्ड कंडक्टर रख दिया हमने। अब क्लोज्ड कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या होगा, इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आकर के इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन आकर के अरेंज हो जाएंगे। तो यहां पर हो गया सारे नेगेटिव चार्ज अरेंज हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन आके अरेंज हो गए। और क्योंकि इधर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस साइड क्या आ जाएंगे, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर, इस हॉलो कंडक्टर के अंदर क्या बन जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या कर देगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको गायब कर देगी। ये वाली फील्ड क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये वाली फील्ड क्या होगी, गायब हो जाएगी। तो देखिए अब इसके अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, आप इसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, इस स्फीयर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, क्या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्या उस पर कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट डालेगा, नहीं डालेगा। तो क्या हो गया, इसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये सील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो गया, बच गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तूफान आ रहा हो, बहुत तेज से आंधी आ रही हो, तो क्या करिए, कार के अंदर बैठ जाइए। क्या करिए, कार के अंदर बैठ जाइए, क्योंकि कार क्या है, एक कंडक्टर है। अब उस कंडक्टर के अंदर आप क्या हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई आपकी, क्योंकि आप हॉलो सिलेंडर के अंदर चले गए, हॉलो कंडक्टर के अंदर चले गए। हॉलो कंडक्टर के अंदर जाने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, जिससे आप तूफान में इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, तो भैया देखिए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके इलेक्ट्रॉन्स एटम में और मॉलिक्यूल में क्लोजली बाउंड होते हैं, यानी बहुत तेजी से बंधे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो इसके ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होगा, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, इस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस मटेरियल के मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा, वो हर एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स कहां हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएंगे। और जितने भी नेगेटिव चार्ज के सेंटर रहेंगे, नेगेटिव चार्ज के सेंटर रहेंगे, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे।
इससे आपको दिख रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल जो है वो एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है। हर एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक डाइपोल की तरह काम करने लगा। देखिए ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसे हर एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डाइपोल की तरह काम करने लगा। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसी को बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसके इलेक्ट्रॉन्स एटम में या मॉलिक्यूल में क्लोजली बाउंड होते हैं। और ऐसे मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके पॉजिटिव सेंटर्स एक साइड और नेगेटिव सेंटर हर एक मॉलिक्यूल की एक साइड हो जाते हैं, जिससे वो पोलराइज्ड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या कहा जाता है, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कैपेसिटी से क्या बना, कैपेसिटर बना। कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सके। एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सके वो क्या कहलाती है, कैपेसिटर कहलाती है। और उसके स्टोर करने की जो क्षमता होगी उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। उसकी स्टोर करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। हम जानते हैं कि Q जो होगा चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी चार्ज ऑफ ऑन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। तो यानी Q इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, C आएगा। C क्या है, कैपेसिटेंस है। किसका, कैपेसिटर का। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकती है। तो C क्या है, कैपेसिटेंस है। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V हो जाएगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा, या फिर इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट होती है फैरेड। SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है फैरेड, क्योंकि फैरेड ने इसको बताया था, इसीलिए इनके नाम पर क्या बन गया, फैरेड बन गया। अच्छा, फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। फैरेड क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है। इससे छोटी यूनिट क्या होती है, इसको हम फैरेड में नाप ही नहीं सकते। किसमें नापते हैं, माइक्रो फैरेड या फिर पीको फैरेड में इसको नापते हैं। माइक्रो फैरेड या फिर पीको फैरेड में इसको नापते हैं। अधिकतर यूनिट आपको माइक्रो फैरेड या फिर पीको फैरेड में मिलेगी। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। अधिकतर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसी स्फीयर का, आर रेडियस के स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा। आर रेडियस के स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। क्या होगा, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा। कौन से कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। नेक्स्ट टॉपिक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्या है हमारे पास, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की जो परमिटिविटी होगी, इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की जो परमिटिविटी होगी, उस परमिटिविटी का, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की जो परमिटिविटी होगी उसकी परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रेशियो को क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पेपर है। मान लीजिए सपोज करिए पेपर क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। तो हमारे पास एक पेपर है, पेपर शीट है। वो पेपर शीट, उसकी परमिटिविटी कितनी है, पेपर शीट की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी, वैक्यूम की परमिटिविटी तो कांस्टेंट है, सभी को पता है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी को अगर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर दें, या कह सकते हैं कंपेयर करा दें, तो कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसी को क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। अब होती क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अगर ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा। अगर पोलराइज्ड हो जाएगा तो इसके चार्ज बाहर आने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में खींचेगा। तो उस मटेरियल की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेलने की क्षमता है, उस मटेरियल की जो मैक्सिमम, किसी मटेरियल की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेलने की क्षमता है, उस क्षमता को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बियर विदाउट ब्रेकिंग इट।
यानी विदाउट ब्रेकिंग का मतलब वो चार्ज बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि पोलराइज्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा और चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले जाएं, लेकिन ये अगर जब तक नहीं होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ये सह सकता है विदाउट ब्रेकडाउन, इसी को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब आती है बात कि व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, अरेंजमेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ is an arrangement. Parallel plate capacitor is an arrangement of two equally and oppositely charged plates placed near it, यानी दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक रखे हैं, दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, लेकिन दोनों पर चार्ज कितना है, बराबर है। which is capable of storing sufficient amount of charge, जो कैपेबल है, जो सक्षम है एक फिक्स अमाउंट, एक पर्याप्त मात्रा में चार्ज को स्टोर करने के लिए सक्षम है, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर मान लीजिए इसके बीच में कुछ नहीं भरा, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा हुआ है, तो इसकी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट। ये प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और डी उन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर हुआ। अगर उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा, अब मान लीजिए कि उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है जो फुली फिल्ड है, मतलब थोड़ा सा भी स्पेस नहीं बचा, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, पूरी तरीके से बीच में भर दिया गया है। ऐसे अगर कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटेंस की, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यानी आप देख रहे हैं कि ऐसे अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, पूरी फील्ड, पूरी तरीके से फील्ड, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, एकदम प्लेट से सटा करके एकदम भर दिया गया बीच में, तो इस प्रकार से जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। अगर हम कंडक्टिंग स्लैब रख दें तब क्या होगा, क्या कर दें, वहां पर हमने क्या भरा था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा था, यहां पर हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा था, यहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरना है, क्या भरना है, कंडक्टिंग स्लैब भरना है। क्या भरना है, कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब अगर इसके बीच में भर देते हैं, डी थिकनेस कितनी है उसकी, टी है, मान लेते हैं कितनी थिकनेस है, टी थिकनेस है। प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। प्लेट के बीच की डिस्टेंस, चलिए इसको सही से बना देते हैं आपके लिए, प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टिंग स्लैब भर दिया। कंडक्टिंग स्लैब की डिस्टेंस कितनी है, थिकनेस कितनी है, टी थिकनेस है। तो बगल बगल में देखो यहाँ पे खाली स्पेस छूट गया है, खाली स्पेस में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कांस्टेंट वाली, जो सी नॉट एप्सिलॉन नॉट सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी रखे थे हम लोग। खैर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये इसका फॉर्मूला होगा, जहां पर टी क्या है, थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब है, और डी क्या है, प्लेट की बीच की डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, और के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस कंडक्टिंग स्लैब। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस आपने पढ़ा क्लास 10th में, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, वहां से हम कनेक्शन करके कई प्रकार के रेजिस्टर बना सकते हैं, उसके रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से कैपेसिटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। वही काम है कॉम्बिनेशन सर्किट में, कैपेसिटेंस को बढ़ाना और सर्किट में कैपेसिटेंस को घटाना। तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसी तरीके से आपने जितने भी स्लैब लगाए हो, जितने भी कंडक्टिंग प्लेट लगाए हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके हो उतने। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में c इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो रेजिस्टेंस वाला इससे जस्ट उल्टा है। वहां पे रेजिस्टेंस सीरीज में होता था तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ करता था। यहाँ पर पैरेलल में ऐसा है। वहां पे अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में होता था R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे सीरीज में 1/C1 फॉर्म में है। यानी जो उसमें पैरेलल में होता था वो यहाँ सीरीज में है, जो वहां सीरीज में था वो यहाँ पर पैरेलल में है।
अगला टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर चार्ज रखोगे तो चार्ज में होती है एनर्जी, तो चार्ज क्या जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। क्या होता है, हाफ CV², या फिर हाफ Q इंटू V भी होता है, Q इंटू V होता है, क्योंकि CV इक्वल्स टू Q होता है। अभी हमने पढ़ा कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, तो यहाँ पर V² है, इसलिए ये हो गया। इसको और भी चेंज कर सकते हैं, इसके 3 फॉर्मूले बेसिकली बन सकते हैं, 1/2 Q² हो सकता है, क्या हो सकता है, Q² हो सकता है। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। जो भी क्वेश्चंस में जो भी आपको वैल्यू दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है आपके टॉपिक का, यानी आपके सिलेबस का जो यूनिट फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है, लास्ट टॉपिक है वन डे ग्राफ जनरेटर। यह आपके 12th के क्लास में सिलेबस में नहीं था, 12th क्लास के सिलेबस में आपसे कट गया था, लेकिन CUET में यह आपके सिलेबस में दिया हुआ है वन डे ग्राफ जनरेटर। तो खैर ये थ्योरेटिकल पार्ट है। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है, वन डे ग्राफ जनरेटर एक सेटअप है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी हॉलो स्फीयर में या स्फेरिकल सेल में क्या स्टोर कर सकते हैं, चार्जेस को स्टोर करते हैं, चार्जेस को स्टोर करते हैं। किस फंडामेंटल पर काम करता है, ये पहले फंडामेंटल पर काम करता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं चार्जेस। चार्जेस कहाँ फ्लो करते हैं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब चार्ज नुकीला होगा, जितना ज्यादा एरिया कम होगा, जितना एरिया कम होगा चार्जेस को आसानी होगी, उतने ही आसानी से निकलने में आसानी होगी, उतना ही आसानी होगी निकलने में, क्योंकि C इज इक्वल्स टू ε0 A/d होता है। जितना ज्यादा कम होगा कैपेसिटेंस उतना कम हो जाएगा, वहां से चार्ज आसानी से निकाला जा सकता है। इन 2 पॉइंट को याद रखना है। वन डे ग्राफ जनरेटर से यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनके प्रिंसिपल क्या है। पहला प्रिंसिपल, कहीं पर एरिया जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज को फ्लो कराने में आसानी होगी। और दूसरा, चार्जेस फ्लो कर सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। दैट्स इट। इस चैप्टर में इससे ज्यादा आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है, जिनको आपको समझाया गया, जिनको आपको बताया गया कि किस तरीके से कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पढ़ेंगे, देखेंगे कि उन MCQs को किस तरह से टैकल किया जाए, किस तरह से सॉल्व किया जाए। फिलहाल मेरे ख्याल से आज ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग जब मिलेंगे MCQ के साथ मिलेंगे, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, टाटा, बाय बाय, गुड लक।